बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, कल मैं ऐसी बैठी हुई सोच रही थी। जब इंसान आराम से सुकून से लेटा हुआ होता है तो बहुत सारी बातें अपने मुतालिक सोच रहा होता है, अपनी ज़िंदगी वाले सोच रहा होता है। तो ऐसी ही कुछ बातें मैं भी सोच रही थी, तो कुछ जहन में पॉइंट्स आने लगे, कुछ बातें आने लगी जहन में, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। लिखते लिखते मैंने देखा तो मैं तकरीबन 19 पॉइंट्स लिख चुकी थी मैं। तो मुझे खुशी भी हुई, हैरत भी हुई और मैं हंसने लगी। ज़ुबैर ने कहा हंस क्यों रही हो? मैंने कहा कि मैंने कुछ चीज़ें लिखी थी अपनी ज़िंदगी के हवाले से, ये बातें मैं सीख लेती तो ज़्यादा फ़ायदा होता, ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी होती मेरी। तो जो मैंने पॉइंट्स देखे तो वो 19 पॉइंट्स हैं। और इत्तेफाक देखिए, मेरी शादी 19 साल में हुई और ये पॉइंट जब मैंने देखे तो सारे वो पॉइंट्स थे ये कि जो मेरे ख्याल में 19 साल से पहले इंसान सीख ले तो ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी होती है। इसकी एक वजह और भी समझ में आई मुझे कि 19वां साल जो होता है वो आपकी टीन एज लाइफ का बिल्कुल इख्तिताम हो रहा होता है और 20वें का आगाज़ हो रहा होता है। तो ये लाइफ का बहुत अच्छा और बहुत हसीन वक्त होता है, लेकिन हमारी कुछ गलतियों की वजह से हम बहुत टेंशन में रहते हैं, हम उस चीज़ को उस तरह से इंजॉय नहीं कर पाते जैसे हम कर सकते हैं। तो बस मैंने कुछ इस तरह की चीज़ें देखी, लिखी और मैंने सोचा कि मैं आपसे भी शेयर करूँ ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं, ये जो पॉइंट्स हैं मेरे पास, ये लड़कियां हों चाहे लड़के हों, दोनों के लिए अहम हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताती चलूँ कि ये 19 पॉइंट्स हैं तो वीडियो छोटी नहीं होगी। तो बहुत से लोग कमेंट्स में कह रहे होते हैं कि आप वीडियो छोटी बनाएं, बहुत बड़ी वीडियोस बनाते हैं आप लोग, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस देखें हम। तो देखें, जब आपके पास 45 मिनट का ड्रामा देखने का टाइम होता है, 2-2.5 घंटे की फिल्म देखने का टाइम होता है, तो थोड़ा टाइम इसके लिए भी निकाल लें। ये तो आपके फ़ायदे के लिए हैं चीज़ें, ये ऐसी नहीं आपने सुनी तो बस आपने उसे हंसा खेला, देखा, एंजॉय किया, एंटरटेनमेंट हो गया आपकी और बस एंड नहीं, ऐसा नहीं है। अमल करेंगे तो और फ़ायदा होगा। सुनने से भी अच्छा लगता है, अमल करने से और फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो हम लोग। पहली बार जब मैंने सोचा कि ज़िंदगी जो गुजरी है कैसी गुजरी, तो जो पहला पॉइंट मेरे जहन में आया वो ये आया कि अगर मैं गलतियों से मोहब्बत करती, डरती नहीं, तो ज़िंदगी और इन्जॉय करती। बिल्कुल ऐसे ही होता है, हम गलतियों से डरते हैं, जबकि गलतियाँ जो हैं, जो ज़्यादा गलतियाँ करते हैं ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि उनके पास तजुर्बा ज़्यादा होता है। जो गलतियाँ नहीं करते हैं, गलतियों में डरते रहते हैं, वो बहुत डर के जीते हैं, और जब डर के जीते हैं आपको पता नहीं ज़िंदगी कैसी होती है, वो ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर सकते। शादी के बाद इसको मैंने और ज़्यादा समझा। अच्छा, शादी से पहले जो है मैं आपसे जैसे कहा कि डरती थी बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ों से, गलतियों में डरती थी मैं। तो शायद उस डर की वजह ये भी हो कि हम 3 बहनें थीं और मैं से बड़ी बहन हूँ, तो उस बड़ी बहन में ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं। जैसे आप जानते हैं कि हर कदम बहुत फूंक फूंक के उठाना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलती ऐसी हो जाए कि जिसका खमियाजा जो है सिर्फ हमें ही नहीं हमारी बहनों को भी अदा करना पड़े। हालांकि वो छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन बस बहुत कुछ सोचती थी मैं, और ज़्यादा दोस्ती भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहती थी मैं, इसी वजह से कि बस गलती ना हो, कोई ऐसी बात ना हो जिसकी वजह से परेशानी उठानी पड़े। बड़े होते हैं जो घर के, उनको हम कहते भी हैं बाबा बड़े हो तुम्हें ये नहीं करना, तुम बड़े हो तुम्हें ये नहीं करना, तो बड़ों में प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो शायद ये वजह थी कि मैं गलतियों से बहुत डरती थी, लेकिन शादी के बाद तो खैर चीज़ें समझ लिया कि गलतियों से सीखने का मौका मिलता है और गलतियाँ इंजॉय करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट जो मेरे जहन में आया था वो था कम ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ से मैंने गलती की थी, इस चीज़ को मैं नहीं समझ सकी थी कि कम ज़्यादा होता है। तो मैं आपको भी समझाऊँ कम ज़्यादा कैसे होता है। देखिए, हम करते क्या है कि हम चाहते हैं कि हम 10-10 चीज़ें एक साथ सीख लें, हर फन मौला बन जाए, हर काम हमें आता हो, ये भी सीखो वो भी सीखो। यानी आप जो हैं, अगर आप अच्छे राइटर हैं तो आप बहुत अच्छा लिखें भी, आप बहुत अच्छा बोलें भी, आप जो हैं दूसरों को बहुत अच्छी तरह मोटिवेट भी कर सकें। यानी आप चाहते हैं कि हर काम में हम बस परफेक्ट हो जाएं, और इस चक्कर में होता है कि हम किसी भी चीज़ से परफेक्ट नहीं हो सकते। आजकल दुनिया जो हर फन मौला लोगों को पसंद नहीं करती है, जो लोग थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ जानते हैं उन्हें पसंद नहीं किया जाता, या उनकी इतनी अहमियत नहीं होती है, बल्कि ज़्यादा अहमियत उनकी होती है जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, जो एक मौजू को, एक चीज़ को लेते हैं और फिर उस पर सही से काम करते हैं, उसमें महारत हासिल करते हैं। कोई भी एक सब्जेक्ट हो गया, किसी भी एक मौजू पर आपने किताबें पढ़ना शुरू कर दी, तो आपके पास ज़्यादा नॉलेज होगी, इस हवाले से ज़्यादा आपके पास मालूमात होगी। इससे यानी आप अगर बहुत सारी चीज़ों को लेकर बैठ जाएंगे, इसके हवाले से पढ़ो, इस हवाले से, इस हवाले से, तो किसी के बारे में आपके पास ज़्यादा मालूमात नहीं होगी। अच्छा, इस बात को हमने सीख लिया तो हमें बहुत फ़ायदा भी हुआ बाद में इसका। जैसे आपने देखा कि हमने अपना चैनल बनाया, अब लोग हमें बहुत मशवरा देते हैं कि आप ये काम करें तो आप जो हैं आपको ज़्यादा अच्छा जो है फीडबैक मिलेगा, ज़्यादा अच्छा अमाउंट भी मिलेगा आपको। और इसके साथ साथ आप कुकिंग के प्रोग्राम स्टार्ट कर दें, आप जो हैं जो आप डेली रूटीन में आप काम कर रही होती हैं, आप वो भी काम इस पर कर रहे हैं, या अपने ब्लॉग्स बनाएं तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम शायद कर भी सकते हैं, लेकिन अगर हमने ये काम शुरू कर दिया तो जो काम हम कर रहे हैं वो बहुत पीछे रह जाएगा। शायद हम जो फोकस होकर एक काम करें, उसी वजह से हमारा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नंबर 1 पेरेंटिंग चैनल है, नंबर 1 पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल। तो उसकी वजह यही है कि हम जो है काम जो हमारा चल रहा है वो हम पेरेंटिंग पे और पेरेंटिंग के साथ साथ पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करें।
और पेरेंटिंग के साथ साथ हम पर्सनल डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमें इस चीज़ में माशाल्लाह अच्छी महारत हासिल हो गई है कि हम काउंसलिंग भी कर रहे हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं। तो किसी एक चीज़ पे आप महारत हासिल करें, बहुत सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश ना करें एक साथ। तीसरी बात, अपने जज्बात का इजहार करें। मैं अपने जज्बात का इजहार करने में थोड़ी कन्फ्यूज़ रहती थी। मतलब शादी के शुरू के दिनों में इस बात का ज़्यादा मुझे नुकसान हुआ कि एक मैंने बताया मेरा पहला पॉइंट, डरती भी थी मैं। तो अब ये कि जब शादी शुरू में किसी की बुरी लगी ना, तो हम करते क्या है कि जिसकी बुरी लगती है उससे नहीं कहते, किसी और से कह देते हैं कि हाँ मुझे इसकी बात पसंद नहीं आई ये बात। जबकि होना ये चाहिए कि अपने जज्बात का इजहार उसी शख्स से करें जिससे आपको कोई तकलीफ पहुंची है या जिससे आप खुश हुए, तो तारीफ भी आप उससे करें उसकी। मैंने ये नहीं किया शुरू में, मैं कोई बात बुरी लगती थी मैं किसी और से कहती थी मुझे ना ये बात बड़ी बुरी लगी, अच्छी नहीं लगी मुझे ये बात। तो ऐसे लोग करते क्या है कि कहते हैं अच्छा, लेकिन ना आपकी बात पहुंच जाती जिसकी बात आपको बुरी लगी होती है, वो बंदा कहता है ये बात मुझसे कर लेती। तो शादी की शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम ये मुझे हुआ इस वजह से कि मैं डायरेक्टली बात नहीं करती थी, मैं घबराती थी। तो अच्छा, बाद में मैं इस चीज़ को समझ लिया। मैंने शादी के कुछ अर्से बाद ही, बस 6-7 महीने बाद ही इस चीज़ को मैं समझ चुकी थी कि नहीं, जिसकी बात हो उसी से करनी चाहिए। तो कभी किसी की बात बुरी भी लगती थी मुझे कि इस तरह से हो गया, तो मैं बैठ के बात करती थी कि ऐसी बात है, मुझे बुरी लगी, आपने इस तरह क्यों कहा, या अगर आपको मेरी बात बुरी लगी थी तो क्यों लगी, जो भी बात आपस में वो करनी चाहिए। यहाँ वहाँ बैठ के नहीं करनी चाहिए बात। ये आपने किसी की बात सुनी है कि किसी ने कहा कि भाई फला बंदा तुम्हारे बारे में ये बात कर रहा था, अब आप भी उस साथ बैठ के उसे ग़िबतें शुरू कर दें। नहीं, इससे बेहतर ये आप सुन के चुप हो जाएं उस वक्त, और जिसने बात कही उसे पूछ लेंगे अच्छा आपको मेरी बात बुरी लगी थी ये, तो अपने आप को माँ बाप क्लियर भी कर सकते हैं। लेकिन जिसकी बात हो उसी से करनी चाहिए, उसी के सामने अपनी बात का इजहार करना चाहिए, यहाँ बैठ के बुराई नहीं करनी चाहिए। मैंने आपसे कहा कि अपने जज्बात का इजहार करना चाहिए, जिसकी बात हो उसी से करनी चाहिए। तो एक काम हम कब कर सकते हैं, जब हम कॉन्फिडेंट होंगे, हम इतने एतमाद हमारे अंदर होगा कि हम अपनी बात कर सकें। तो ये एतमाद कैसे आएगा, मैं आपको बताया पहले पॉइंट में कि डरना छोड़ें, जीना शुरू करें। तो अच्छा, साथ साथ ये भी कि ऐसा नहीं कि किसी की बुराई है तो वही आपने उसे बैठे करनी है कि हाँ भाई तुम्हारी बात बुरी लगी, आपको मेरी बात बुरी लगी तो आपने मुझसे क्यों नहीं कही। तारीफ भी हो तो वो भी आप करें, और खुद की तारीफ भी करनी चाहिए, क्योंकि हम जब बुराइयां सिर्फ कर रहे होते हैं ना, कोई हमें पसंद नहीं करता, हम खुद भी अच्छा फील नहीं करते। जब हम दूसरों की चीज़ों को एक्नॉलेज करने लगते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो लोग भी हमें पसंद करते हैं और हमें भी एहसास होता है वाकई हम एक अच्छा इंसान है, हम अच्छी बातें करते हैं। अच्छा, जब हम एक गलती करते हैं बहुत ज़्यादा, हमें नहीं कहना नहीं आता। अगर टीनेजर्स वाली लाइफ होती है ना, ये थोड़ी प्रेशर में भी होते हैं कि किसी दोस्त के अब्बू ने कोई काम कह दिया, अब वो काम तो करना है। अच्छा, किसी दोस्त ने काम कह दिया, अब दोस्ती का मामला पीछे कैसे हट जाएंगे, काम तो करना है। किसी ने कोई ऐसी बात कह दी, नहीं ये तो बड़े हैं, ये बात माननी है। अच्छा, बात माननी चाहिए, इस बात से इनकार नहीं है कि नहीं सुने आप उनकी बात, लेकिन पहले अपना टाइम देखें, टाइम देखते हुए चीज़ें मैनेज करते हुए चलना चाहिए आगे। अब जैसे अच्छा होता क्या है, यहाँ पे एक बात और बता दूँ आपको मैं, कि अगर आपने किसी का काम ले लिया, आपके पास टाइम नहीं है करने के लिए, आपने उसका काम कह दिया चलो ठीक है मैं कर दूँगी, मुरवत में आपने ये बात कह दी, अब होगा क्या, या तो उसका काम करेंगे तो आपके बहुत सारे काम डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसका काम लेना नहीं चाह रहे थे आप। और अगर आप उसका काम कर देंगे और अगर उसका काम नहीं करेंगे आप, तो उसके साथ गलती हो जाएगी, यानी कि वो बहुत गलत फील करेगा कि इसने कमिटमेंट कर ली मुझसे कि मैं काम कर दूंगा तुम्हारा, और उसने काम नहीं किया, तो दोनों तरफ से नुकसान आपका ही होगा। तो अगर आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं ज़रूर करें, लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो मना कर दें कि मेरी मजबूरी है, मैं काम नहीं कर सकती। जैसे मेरी एक दोस्त है, जब उसकी शादी हुई तो अब ससुराल का भी इतना बर्डन था उसके ऊपर कि सारे काम उसको देखने होते थे, घर की बड़ी बहू थी माशाल्लाह से वो। अब उसमें ऐसा हुआ कि उसकी जो पड़ोसन थी वो आई, उन्होंने कहा कि तुम मेरे बेटे को पढ़ा दिया करो। बेटा उनका काफ़ी छोटा था, उसने मना किया कि आंटी मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं पढ़ा सकूँ इसको ना, तो पीछे पड़ गई, नहीं बेटा पढ़ा दो। उसने कहा अच्छा चले मैं पढ़ा दूँगी, जबकि उसको मालूम था उसका बिल्कुल टाइम नहीं है कि वो पढ़ा सके, लेकिन उसने कमिटमेंट कर ली। अब क्या हुआ, घर डिस्टर्ब होने लगा कि उन्होंने अपने से एक ही नहीं दोनों बच्चों को भेजना शुरू कर दिया। साढ़े 2 घंटे उसके निकलते थे पढ़ाने बच्चे को। अब इसमें होता क्या था, घर डिस्टर्ब होता था तो सास भी नाराज़ होती थी उससे, शौहर भी नाराज़ होता था कि तुम मेरा काम सही से नहीं करे। अच्छा, जब बच्चे को पढ़ा रही होती थी वो, तो उसका जहन कभी किचन में होता था, कभी वॉशरूम में कपड़े धुलने के रखे हुए उसमें होता था, कभी शौहर कोई काम करना है जहन वहाँ अटका हुआ है, वो बच्चों को वजह से पढ़ा नहीं सकी। तो अब क्या, बड़ी परेशान हो गई वो। तो मैंने उससे ये कहा था कि अगर तुम्हें नहीं कर सकती तो तुम्हें मना कर देना चाहिए था। तो जो मुरवत हम यहाँ पे दिखाते हैं ना, ये हमारे लिए भी नुकसानदेह होती है, जिसे काम कर रहे होते हैं हम, उसको फ़ायदा नहीं होता, हम नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। नाज़रीन, अगर हम नहीं कहना नहीं सीखते तो हम हाँ कहना भूल जाते हैं। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो इसी पर है कि हाँ कहना सीखें। कहाँ हाँ कहना सीखें? देखिए, ज़िंदगी में इतने सारे मौके मिलते हैं, हमें बहुत सारे काम करने के मौके मिल रहे होते हैं, लेकिन हम नहीं करते, हम हिम्मत नहीं होती ना, हम हाँ नहीं कर पाते वहाँ पे। जैसे आपको कोई कोर्स करने का मौका मिल रहा है, वहाँ पे आप थोड़ी सुस्ती दिखा जाते हैं कि नहीं कैसे होगा, किस तरह करेंगे। एंजॉय करने का मौका मिल रहा होता है कि आप किसी एडवेंचर में जा सकते हैं, कुछ मुकाबले वगैरह होते हैं, मुख्तलिफ तहरीरी मुकाबले हो रहे होते हैं, तकरीरी मुकाबले हो रहे होते हैं, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं,
वहाँ पे हाँ कहना सीखें। ये जो हाँ और नहीं है ना, इसके दरमियान कंट्रोल करना जिसको आ जाता है वो ज़िंदगी बड़े आराम से एंजॉय कर लेता है। यानी अगर आप प्रेशर में आकर किसी का काम कर रहे हैं, उसको नहीं नहीं कह रहे हैं, तो आप खुद बहुत परेशान रहेंगे, दूसरे भी परेशान रहेंगे। अगर आप दिल से हाँ कहेंगे और दिल से आप समझेंगे नहीं मुझे इसकी मदद करनी चाहिए और आप उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, तो बहुत खुशी हासिल होगी। तो इस चीज़ को आप समझें, ये चीज़ आपको खुद समझनी है कहाँ आपको नहीं कहना है और कहाँ आपको हाँ कहना है। 6 पॉइंट हमारा है कि ज़िंदगी में इखलास होना चाहिए। देखिए, जब हम नहीं और हाँ में फ़ैसला नहीं कर पाते ना, तो फिर हमारी ज़िंदगी में इखलास नहीं रहता। अच्छा, होता है कैसे, मैंने भी काम बहुत किए हैं कि दिल नहीं चाह रहा है, नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कह दी कि हाँ ये काम करेंगे। अब होता है कि वो काम हम इखलास से थोड़ी कर रहे होते हैं। इखलास कहाँ होता है, जब हम वो काम अल्लाह के लिए कर रहे होते हैं, दिल से कर रहे होते हैं। वहाँ तो हम सामने वाले का मुंह देके काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर वहाँ पे जो है सामने वाला आपको उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं देता है, आपसे खुश नहीं होता, तो आप भी परेशान हो जाते हैं कि लो मैं तो इसके लिए काम भी किया इसका और ये परेशान हो गया मुझसे। और ये बहुत सारी ख्वातीन हैं, वो बताती हैं कि हमारी नंदें आती हैं, इतना हम काम कर रहे होते हैं, खाना पका रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, रुकी हुई हैं, हम नाश्ता खाना पीना सब कर रहे हैं, लेकिन छोटी सी बात को बुरी लग जाती है तो सब की क्या पानी फिर जाता है। हम कहते हैं कि भाई इतना हमने क्या, हमें क्या मिला इतना सब कुछ करने का, हमें उल्टी सुनने को मिल रही है बातें। तो मैं वहाँ पे ये बात कहती हूँ कि जो मैंने इस अरसे में बात सीखी है कि जो काम करें अल्लाह के लिए करें, पूरे इखलास के साथ करें। सोचें, अगर आपने ये खाना पकाना ये सब कुछ आपने सोचे क्या होता कि मेहमानदारी करना जो है वो एक मुसलमान का इखलाकी फ़र्ज़ है, तो कितना आपको सवाब मिलता। अब आपने क्या किया कि आपने तो उन लोगों के लिए किया था जो लोग आए थे, तो इस तरह तो बंदे की आखिरत भी जाती है, दुनिया भी जाती है। यानी लोग तो खुश होते ही नहीं हैं, आप कितना ही कर लें, लेकिन अगर छोटी सी बात हो जाएगी तो वो फ़ौरन शिकवा कर देंगे आपसे। और हमारी अपनी पर्सनैलिटी भी ऐसी होती है, कोई हमारा कितना ही कर ले, लेकिन अगर हमें किसी की बात कोई बुरी लग जाती है, हम सब कुछ भूल जाते हैं और जो गलती होती है उसको याद रखते हैं। तो वैसे में होता क्या है कि हम उसको एहसान ज़ाहिर लगते हैं कि हमें तुम्हारा ये किया ये किया ये किया। तो अब क्या हुआ कि हमारी आखिरत भी ख़राब हो गई, दुनिया भी ख़राब हो गई। यानी दुनिया में रिश्तेदार आपसे खुश नहीं होंगे, अल्लाह ताला भी खुश नहीं होगा। तुमने काम बंदों के लिए किया था, जाके बंदों से ला लो तुम, अब मेरे पास किस लिए आए हो। तो जो भी काम करें पूरे इखलास के साथ काम करें। आप यकीन करें, अपनी ज़िंदगी में मैंने इस चीज़ से बहुत फोकस किया है कि जो अब काम मैं करूं तो मैं इसलिए नहीं करूं कि सामने वाला मुझे इसका रिस्पांस देगा या सामने वाले से मुझे इसका फ़ायदा होगा। नहीं, जो काम करना है सिर्फ अल्लाह के लिए करना है, तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी और बहुत पुरएतमाद गुजरेगी। नहीं, 7वीं बात जो है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में आने वाली बहुत तब्दीलियों को एंजॉय नहीं किया, और बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। ये एक आम सी बात है कि लोग अपनी ज़िंदगी में आने वाली तब्दीलियों को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, बल्कि टेंशन में आ जाते हैं कि अगर घर शिफ्ट करना है तो वो भी बड़ी टेंशन होती है उनके लिए। अरे घर शिफ्ट करना है, क्या शिफ्ट करेंगे, बड़ा मुश्किल काम है। शादी हो रही होती है, ज़िंदगी यानी एक ज़िंदगी निकल के दूसरी ज़िंदगी तो हम जा रहे होते हैं, तो वो बड़ी टेंशन होती है। लड़के की कॉल्स आती है मेरे पास, वो कहते हैं शादी होने वाली है, हम तो बहुत परेशान है, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती कि क्या होगा आगे। यानी डर डर के जीना ना, कि वो जो तब्दीली आ रही है उसको हम इंजॉय नहीं करें, डर रहे हैं हम। अच्छा, मेरे साथ भी ऐसी हो रहा था, मैंने ही बहुत डर डर के ज़िंदगी गुजारी है। तो स्कूल में भी मुझे याद है, जब मैं स्कूल में 4-5 क्लास में थी, उसके बाद आगे भी, तो मैं सेकंड रॉ में बैठती थी, सेकंड डेस्क पे। अब अगर कभी टीचर ने मेरी चेंज कर दी रॉ और मेरी डेस्क चेंज कर दी, तो मैं इतनी परेशान होती थी। मैं कहती थी मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा, हालांकि टीचर क्लास में खड़ी पूरी क्लास सुन रही है, लेकिन मैं कहती नहीं, मैं यहाँ बैठूँगी तो मुझे समझ में नहीं आएगा, मुझे ब्लैक बोर्ड नज़र नहीं आएगा, यहाँ से ये प्रॉब्लम्स होंगे। तो मैं बड़ी परेशान होती हूँ। आखिर में टीचर मुझे वापस मेरी सीटें बिठा देती, आप यहीं बैठ जाएँ। जो दोस्त मेरे साथ 4 क्लास से बैठी है मेरे साथ, वो आखिर में 10 क्लास तक मेरे साथ बैठी है वो, क्योंकि मैं इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी कि और आके मेरे साथ बैठ जाए। अच्छा, कभी कभी लड़ाई होती थी मेरी अपनी दोस्त से, मुज़ना नाम है उसका, तो कभी मेरे से लड़ाई हो जाती थी कि चलो लड़ाई हो गई, तो अब क्या हो जाता है, वो नाराज़ हो किसी और डेस्क पे जाके बैठ गई। तो मैं बैठती किसी और के साथ, लेकिन मैं देखती थी मुज़ना क्या कर रही है, काम बैठी हुई है। तो मेरा जहन पूरा उसी में होता था। क्यों? क्योंकि मैं उस चेंज को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, कबूल ही नहीं कर पाती थी, इंजॉय नहीं करती थी कि भाई जो मेरा लड़की बैठी है उसी कंपनी को इंजॉय करूँ मैं। तो अब ये चीज़ें जो होती हैं बड़ी ख़तरनाक हो जाती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि इन चीज़ों को समझ लिया वक्त पे, तो शुक्र है अल्लाह का बहुत बहुत कि आगे जाके ये मसाइल नहीं हुए इस तरह से कि कोई चेंज लाइफ में आए तो मैं उसको इंजॉय ना करूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि आगे इन चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से इंजॉय किया। 8वां पॉइंट जो बहुत अहम लगा मुझे कि हमें किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, हमें किताबों का मुताला ज़रूर करना चाहिए। आप यकीन करें, जितनी अच्छी ज़िंदगी मैंने किताबें पढ़ने वालों की देखी है, मैंने किसी की नहीं देखी। किताबें पढ़ने से आपकी मालूमात में इजाफा होता है, आपके पास नॉलेज आती है, बहुत नए नए मौज़ूआत मिलते हैं आपको डिस्कस करने के लिए, बातें करने के लिए। आप एक अच्छी महफिल जमा सकते हैं, आप बातें कर सकते हैं लोगों से, आप लोगों को बता सकते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। आपके पास नॉलेज नहीं होगी, क्या बात करेंगे आप, तो यहाँ वहाँ की बातें करते रहेंगे। फिर इसमें ग़ीबत भी हो रही होती हैं, फैमिली इश्यूज़ भी डिस्कस हो रहे होते हैं। लेकिन जब आपका मुताला वसी होगा तो आपकी गुफ्तगू जो है बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही अच्छी होगी।
तो अच्छा मेरे साथ भी ये था कि शादी से पहले मैं किताबें पढ़ती थी, लेकिन जो अच्छे कहते हैं, जो अच्छा मुताला होता है वो मैं नहीं करती थी इस तरह से। मैं ज़्यादा ख्वातीन के जो रिसाले होते हैं वही पढ़ती थी, और पता है उनमें किस तरह की कहानियाँ होती हैं कि वो एक हीरोइन होती थी, हर अफसाने में एक हीरोइन होती है जो सारे काम बड़े मज़े से कर रही होती है। सुबह उठेगी, उठते के साथ ही वो बर्तन भी धो लेगी, काम भी कर लेगी, झाड़ू पोछा, खाना भी बस बन जाएगा, कपड़े भी धुल जाएंगे और फिर वो आराम भी कर लेगी। तो हम समझते हैं शायद वाकई में ऐसी होता होगा, सारी लड़कियाँ इतनी सुघड़ होती होंगी। जब खुद शादी हुई और प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हुई तो पता चल गया भाई किचन में सारा वक्त गुजर जाता है अगर तीनों वक्त खाना पकाना हो। आपको ना आराम करने का टाइम मिलता है, ना कोई और टाइम मिलता है, आपको किसी और काम करने का टाइम मिलता है। तो इस चीज़ को हमने बाद में समझा कि नहीं, वो ज़िंदगी जो अफसानों में लिखी होती है बिल्कुल अलग होती है, और जो हकीकी ज़िंदगी होती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तो फिर इसके बाद ये हुआ कि शादी की शुरू में तो थोड़ी बहुत मसरूफ़ियत थी, तो इस तरह से किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता किताबें पढ़ना शुरू की। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आज आप देख रहे हैं कि मैं वीडियोस बना रही हूँ आप लोगों के सामने, तो ये सब किताबें पढ़ने की वजह से हुआ। अगर किताबें नहीं पढ़ी होती, इतना मुताला नहीं होता, तो शायद मैं इस तरह बैठ के बात ना कर सकती आप लोगों से। नवी बात कि हमारे पास खोने के लिए इतना होता नहीं जितना हम डरते हैं। जब मेरी शादी हुई तो मैं आपको बता रही हूँ ये बात कि शादी के शुरू दिन थोड़े ना टेंशन में गुजरे कि ज़ुबैर जो थे ना वो सोचते थे यार ज़ुबैर ना गुस्से में रहते, मैं गुस्सा क्यों करते हैं। तो ये थोड़े टेंशन में थे कहीं ऐसा ना हो कि इनकी नौकरी जो है वो ख़त्म ना हो जाए। माशाल्लाह दुनिया चैनल में जॉब करते थे ये, तो इनको ये था कि मेरी नौकरी जो ख़त्म हो गई, निकाल दिया गया तो क्या होगा। तो अच्छा जब वो प्रेशर मुझे भी मिलता था मैं भी सोच रही थी कि हाँ अगर वाकई में जॉब नहीं रही तो क्या होगा, यानी एक डर खो देने का डर कि चीज़ खो गई हमसे, ये नौकरी हाथ से निकल गई तो क्या होगा। आप यकीन करें ज़ुबैर ने 5.5 साल तक दुनिया चैनल में काम किया, उसके बाद फिर कैपिटल में जॉब की, A+ में की, और उसके बाद ज़ुबैर ने खुद ही मीडिया को खैर बात कह दिया। कोई ऐसा सीन नहीं हुआ जिसकी वजह से हमें क्राइसिस में आना पड़ता, ज़्यादा परेशान होना पड़ता, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि हमने शादी के शुरू के जो थे कुछ महीने इसी टेंशन में रहे कि कहीं जॉब चली गई तो क्या होगा। तो जितना ज़्यादा हम इंजॉय करते थे थोड़ा हमने कम इंजॉय किया उससे, वैसे इंजॉय तो खैर बहुत किया, लेकिन ये स्ट्रेस जो साथ में होता है ना, ये आपको इंजॉयमेंट का लेवल थोड़ा कम कर देता है। तो चीज़ों में डरना नहीं चाहिए, ये हो जाएगा तो क्या होगा, ये चला गया तो क्या होगा, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हमने जब इस बात को समझ लिया कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, तो ज़िंदगी में बाद में बड़े बड़े मसाइल भी आए। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में जो उससे पहले बनाई मैंने वीडियोज़, उसमें मैंने जिक्र भी किया है अपनी ज़िंदगी के हवाले से, लेकिन उन चीज़ों से हम बड़े आराम से क्यों निकल गए, क्योंकि हम इस बात को समझ गए थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। 10वां पॉइंट कि अपने और दूसरों के साथ हमेशा सच बोलें। हम सच बोलने से घबराते हैं, हम पत्नी क्यों एक खौफ होता है दिल में कि सच बोल देंगे तो पत्नी क्या होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ की हैं मैंने भी। तो आपको शादी की शुरू का वाक़या सुनाऊँ। मेरी शादी को 1 महीना हुआ था, तो मेरी सास जो थी वो शादी में जा रही थी, रुकने की जा रही थी, उनकी भतीजी की शादी थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे 2-3 सूट हैं इस्त्री करके मेरे बैग में रख दो। मैंने कहा ठीक है कर दूँगी अम्मी। अब मैं इस्त्री करने के लिए बैठी तो वो उनके रेशमी कपड़े थे, उनकी मैंने शलवार पर जैसी इस्त्री रखी वो उसकी फ़ोन चिपक गई। अच्छा अब बाद में मैं सोचती हूँ बड़ी हंसी भी आती है मुझे कि मेरी अक्लमंदी देखें आप ज़रा, कि मैंने अपनी सास से जिक्र तक नहीं किया कि मैंने आपकी शलवार जो जला दी है, मैंने बड़े तरीके से उसको तय करके रैप करके और सबके बैग में रख दिया कि अम्मी को पता नहीं चलेगा। अब जब वो वहाँ गई और वहाँ जब उन्होंने तकरीर में पहने कपड़े निकाले देखो शलवार जली हुई है, वो समझ गई कि मेरे काम में कपड़े मैं इस्त्री कर रही थी। तो अभी भी कुछ दिन पहले मेरी सास मुझसे बात कर रही थी, हंसते हुए बोल रही थी कि तुम मेरी शलवार जला के रख दी ना बैग के अंदर। मैंने कहा हाँ अम्मी, वो देखे मैं कितनी बेवकूफ़ थी, मैं समझ रही मेरी ये गलती जो हुई है छुप जाएगी, पता नहीं चलेगी किसी को, और मैंने कितने आराम से कपड़े उसके अंदर रख दिए, ये नहीं सोचा कि आप वहाँ लेके पहनेंगी तो क्या होगा। तो देखिए कितनी अजीब सी बात थी कि माशाल्लाह ऐसा भी नहीं कि बहुत छोटी थी, 19 साल की थी जब मेरी शादी हुई है, लेकिन इतनी अकल नहीं थी कि उनको बता देती कि अम्मी ये गलती हो गई है, तो वो कोई और सूट अपने साथ में रख लेती वो। तो इस चक्कर में कि नहीं पता ना चले अम्मी को, तो वही छुपा के मैं उनके बैग में रख दी वो। अच्छा ऐसे ही एक दफ़ा ज़ुबैर के साथ इनके मामू में जाना हुआ मेरा, तो मैं दूसरे रूम में बैठी थी, मामू इनको कहते रुक जाओ, तो ये तैयार नहीं थे कि रुकेंगे खाने के ऊपर। मैं जब रूम में गई तो मामू ने मुझसे भी कहा कि बेटा खाना खा के जाना। तो मैंने जैसे इनकी तरफ देखा तो उन्होंने फ़ौरन मामू से कहा कि नहीं मामू साहब हमें जाना होगा, हम रुक नहीं सकते क्योंकि मुझे इसकी वालदा घर भी छोड़ना है। तो मैंने फ़ौरन कहा हैं आप मुझे मम्मा छोड़ने जा रहे हैं? नहीं मैं तो नहीं जा रही है अभी, मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं मम्मा जाने का। अब इतनी अकल नहीं थी कि उसे चुप हो जाती, नहीं बोलती। तो बाद में जब ज़ुबैर ने बाहर आए तो आके ज़ुबैर ने कहा जी हाँ तुमने क्या किया है, सबके सामने कह रही हो कि मुझे नहीं जाना मम्मा के घर। मैंने ऐसा खैर गलती मेरी, मुझे नहीं कहना चाहिए था, आपकी बात पर चुप हो जाना चाहिए था, लेकिन गलती आपकी भी, आपको सच बोलना चाहिए था कि हमें खाना बाहर खाना है। तो कभी कभी ये जो छोटे छोटे झूठ होते हैं ना, ये बड़ा शर्मिंदा करवा देते हैं। 11वीं बात कि हम जितने नए लोगों से मिलते हैं इतना एंजॉय करते हैं। मैंने ये नहीं किया, आपको मैं बता चुकी हूँ पहले पॉइंट्स, उससे आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं बहुत ज़्यादा सोशल नहीं थी शादी से पहले, मैं बहुत डरती थी लोगों से मिलते हुए।
यहीं जो मेरे फैमिली के लोग थे उनसे तो मैं बहुत फ्री थी, बहुत ज़्यादा बात करती थी अपने कज़न से, मामुओं से, खाला से, फूफियों से, सबसे बातें करती थी। लेकिन अगर कोई बाहर से आता था बात करने के लिए, जैसे अब्बू के दोस्त आ गए, मम्मा के फ्रेंड्स आ गई, तो मैं अपने कमरे में होती थी, फिर मैं किसी से ज़्यादा फ्री होती नहीं थी। जिससे फ्री हो गई तो बहुत फ्री हो गई, जिससे नहीं फ्री होती थी बिल्कुल फ्री नहीं होती थी फिर मैं उससे। स्कूल में भी यही था, कुछ दोस्तें थी जिनसे बहुत ज़्यादा फ्री थी, बाकी दोस्तों में बस अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, इससे ज़्यादा मेरी बातचीत नहीं थी। इस वजह से ये हुआ कि मोहल्ले में भी मेरी बाकी दोनों बहनों का बहुत आना जाना था, लेकिन मैं नहीं जाती थी कहीं भी। सब भी कहते थे कि इसके नखरे बहुत हैं, तो आती ही नहीं है, लेकिन बस एक फितरत कह रहे हैं, नेचर, लेकिन बस आप एक नेचर कह लें कि आदत ही नहीं थी घुलने मिलने की। लेकिन शादी के बाद फिर ये हुआ कि ज़ुबैर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह जाना आना हुआ, तो इसमें भी आहिस्ता तब्दीली आई। भी जब हमारी विजनरीज NGO बनी तो उसमें तो बहुत सारे लोग होते थे, तो सबसे ही मुलाकातें होती थी। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अगर एक डेस्क से दूसरे डेस्क से बैठती थी स्कूल में, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। मेरी एक फ्रेंड थी, उससे साथ बैठती थी मैं। ज़ुबैर अपने विजनरी प्रोग्राम में करते ये थे कि अगर मैं 2-3 ख़वातीन के साथ बैठी हुई हूँ और दूसरा प्रोग्राम है तो उसमें भी उन्हीं साथ बैठी हूँ, तो वो देखते थे कि बाकी सब लोग भी ये कर रहे होते हैं कि जो जिसके साथ आए हैं उसी के साथ बैठ जाता है। तो ज़ुबैर सबसे पहले करते ये थे कि सबसे कहते उठ जाएँ और जाके अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ। तो ज़ुबैर पहले करते ये थे कि अब आप अपनी सीटों से उठ जाएं और सब अपनी जो सीट्स है वो चेंज कर लें, अपने पार्टनर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ कोई भी नहीं बैठेगा। तो इससे भी कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी मेरा बढ़ा, बहुत कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर। फिर जब शादी होती है तो थोड़ा चेंज आ ही जाता है, क्योंकि हम देखते थे अपने घर में भी जो हमारी भाभियाँ थीं, जो हमारी ताई थी, मेरी अपनी वालदा ममानियाँ, कहीं शादी में जाते सबसे बातें करते थे, मिलते थे। जबकि मैं कहीं शादी में जाती थी अपनी शादी से पहले तो बस एक टेबल बैठ जाती थी सबसे मिल के, फिर मैं किसी से मिलती नहीं थी। लेकिन शादी के बाद ऐसी बात समझा कि नहीं, मिलना चाहिए। से हमारे बड़े मिलते थे, मैं भी बड़ी हूँ तो मुझे मिलना चाहिए। तो मेरी सास ने एक दफ़ा सबसे मेरा तारुफ़ करवा दिया। उसके बाद जब भी कभी शादी होती थी तो मैं जाती थी, सबसे मिलती थी और काफ़ी इन्जॉय करती थी। तो मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ कि लोगों से मिलने में तो बड़ी इन्जॉयमेंट होती है, बड़ा मज़ा आता है। एक जगह बैठने में क्या मज़ा आएगा, आप किसी गैदरिंग में गए, बैठ गए। आजकल लोग मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, तो क्या मज़ा आता है। मोबाइल लेके तो आप घर में ही बैठ सकते हैं। अगर किसी गैदरिंग में गए हैं तो लोगों से मिलें, उनसे बातें करें, एंजॉय करें। ज़िंदगी को जितना एंजॉय करेंगे इतना ही अच्छा, इतना ही मज़ा आएगा आपको। 12वां पॉइंट, अपने आप को टाइम दें। अच्छा, शादी से पहले मेरा रूटीन ये था कि मैं सोने से पहले 1.5-2 घंटा तो बस बेड पर लेट के सोचती ही थी मैं। तो सोचने से होता ये था कि मैं अफ़साने लिखती थी। तो 8 क्लास से मैंने अफ़साने लिखना शुरू कर दिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5-6 अफ़साने मेरे जो हैं वो शाया हुए हैं। अफ़साने क्या, मैं तो बाकायदा पूरे नॉवल और नॉवलेट लिखती थी मैं, मुख्तलिफ़ रिसालों में, वो मैंने लिखे हैं। शादी के बाद आपको पता है मसरूफ़ियत ऐसी होती है कि इतना टाइम नहीं मिल पाता आपको। तो मेरी जबकि शादी पहले आदत बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं बेड पर लेटूँ और लेटती सो जाऊँ, लेकिन शादी के बाद जो था मेरी यह होती थी कि मैं बेड पर बस लेटती, तकिए पे सर रखा और बस फ़ौरन गई। और जब मैं रुकने गई हूँ अपने मायके तो मामा भी हैरान थी, हैं तुम तो इतनी चेंज हो गई, तुम बेड पर लेटती सो गई। तो ज़ाहिर सी बात है, थकन होती है, बहुत सारे काम होते हैं, शादी के बाद बिल्कुल लाइफ चेंज हो जाती है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इस बात को मैंने समझा कि नहीं, अपने लिए वक्त निकालना चाहिए। ज़ुबैर ने भी ये कहा कि भाई ये घर के काम तो होते रहेंगे, तो अपने लिए भी टाइम निकालो। जब अपने लिए टाइम निकाला तो अल्हम्दुलिल्लाह किताबें भी लिखना शुरू की ज़ुबैर के साथ। बाकी चीज़ों में ज़ुबैर के साथ मैंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर दी थी। जिस चीज़ में ज़ुबैर होते थे वहाँ वो ये मुझे अपने साथ रखते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अपने लिए भी टाइम निकाला और इसका फ़ायदा मुझे भी हुआ, ज़ुबैर को भी हुआ। तो मैं कल यही सोच रही थी कि अगर शादी से पहले मैंने अपने आप को प्रॉपर टाइम दिया होता। टाइम तो मैंने दिया था, मैं सोचती थी अफ़साने या नॉवेल्स वगैरह लिखती भी थी मैं, लेकिन प्रॉपर टाइम देना होता है ना। अगर मैंने वो दिया होता अपने आप को तो मैं कितने ज़्यादा नॉवेल्स या नॉवलेट वगैरह लिख चुकी होती मैं। जो मैंने 5 साल के अरसे में 5 या 6 ही लिखे मैंने, तो हो सकता था मैं 40-50 लिख लेती मैं, लेकिन मैंने प्रॉपर टाइम नहीं दिया तो उसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकी। तो अपने आप को प्रॉपर टाइम देना बहुत ज़रूरी है, वो तो उम्र कोई सा भी हिस्सा हो, अपने आप को टाइम ज़रूर दें आप। सबसे जो बुरी आदत मेरे अंदर थी, जो अभी तक मैं समझती हूँ कि अब तो खैर काफ़ी कंट्रोल कर लिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा आदत थी कि सेविंग बिल्कुल नहीं करती थी मैं। हालांकि शादी पहले भी पॉकेट मनी मिलती थी, अगर मैं सेव करती तो अपनी पॉकेट मनी सेव करने से बहुत सारी कोशिश कर सकती थी, बहुत कुछ सीख सकती थी। सेविंग का थी नहीं कि सेव कर लें, जो पैसे मिले वो बस खर्च कर दिए खाने पीने में, घूमने फिरने में। शादी के बाद भी होता था कि कभी सेव नहीं किए पैसे मैंने। जो पैसे हाथ में हुए कि अच्छा ये सामान आना, ये आना है, मेहमानदारी, जो वो अच्छी बात है मेहमानदारी होना तो, लेकिन कुछ पैसे सेव भी होने चाहिए, लेकिन हम लोग सेव नहीं करते थे। यही आज ज़ुबैर की भी थी। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को समझा, पढ़ा, तो सेविंग की इंपॉर्टेंस को समझते हुए अभी कुछ महीनों पहले से फिर हमने सेविंग की आदत डाली कि अब हम पैसे थोड़े सेव करने लगे अपने। और सेविंग बहुत ज़रूरी है। सेविंग यूँ समझ लें कि अगर आपके ऊपर मुश्किल वक्त आ जाए, खुदा सा पैसों की कमी हो, फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, तो अगर आपकी सेविंग नहीं होगी आप कहाँ खड़े होंगे। सेविंग होगी तो कम से कम आप आगे मूव तो कर सकते हैं ना, आगे बढ़ सकते हैं आप। तो सेविंग बहुत ज़रूरी है, सेविंग ज़रूर करनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे खर्चे इतने हैं कि सेविंग होती ही नहीं है। तो मैं यहाँ बता दूँ, पहले मैं भी ये सोचती थी कि खर्चे इतने होते सेविंग कहाँ से होगी। फिर जब मैंने एक जगह पढ़ा कि पहले सेविंग होती है फिर खर्चे होते हैं, तो यकीन करें मैं थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकाल के रखना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता अमाउंट बढ़ने लगा, क्योंकि जब हम सोचते हैं कि हमारे खर्चे इतने तो हम सेविंग कैसे करें, सेविंग नहीं होगी। चाहे 10 रुपये सेव करें, 20 रुपये सेव करें, लेकिन सेव करें आप।
नाज़रीन 14वां पॉइंट कि मैं ख़ुद से मोहब्बत करती हूँ। देखिए जितनी मैंने आपको अपने पॉइंट्स जितने बताए, मैंने तो सारी अपनी खामियाँ बताई हैं कि ये भी करती तो अच्छा होता, ये करती तो अच्छा होता, लेकिन खामियों के साथ कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं हमारे अंदर। हम अच्छाइयों को फरामोश कर जाते हैं अपनी, और खामियों को फोकस कर लेते हैं। अच्छा ये खामी है हमारे अंदर। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो सबसे ज़्यादा मुझे अपनी खामी लगती थी और जिसकी वजह से मैंने बहुत स्ट्रगल भी किया, बहुत परेशानी भी उठाई मैंने, मेरी हाइट बहुत लंबी थी। यानी मैं क्लास 5 में थी तो मेरी हाइट जितनी मैं हूँ अभी तो शायद थोड़ी कम होगी इससे, तकरीबन ऑलमोस्ट मेरी इतनी हाइट है जब मैं क्लास 5 में थी। क्लास में तो हाइट मेरी ही थी, तो पता नहीं क्यों बस अल्लाह ताला का ही वो था इसमें कि अल्लाह ताला ने इतनी लंबी हाइट कर दी। जबकि जो मेरी दूसरी बहन है, मेरे बाद जो बहन है, उसमें और मुझ में तकरीबन 2.25 साल 2.5 साल का फ़र्क है, लेकिन कोई भी देख के ये कहता नहीं था कि हम दोनों में इतना फ़र्क है। लोग समझते हैं 7-8 साल का फ़र्क है। तो अब अगर मैं किसी को बता दी कि मैं 5 क्लास में पढ़ती हूँ तो लोग इतने है होते, अच्छा 5 क्लास में पढ़ती हो, क्या देर से एडमिशन होता है स्कूल में तुम्हारा, फ़ेल हुई थी क्या बीच में? नहीं तो सही उम्र में होता है एडमिशन, फ़ेल भी नहीं हुई हूँ। लेकिन अब होता क्या था कि मैं इतनी प्रेशर में आती थी कि मैं लेट के सोचती थी कि काश मेरा एडमिशन जल्दी हो जाता स्कूल में, मैं जल्दी पढ़ना शुरू कर देती। अब इस तरह जल्दी मेरी अम्मा मुझे क्या डालती हैं स्कूल में, लेकिन मेरी हाइट लंबी थी। लेकिन बस मैंने उससे इतना प्रेशर लिया कि कोई बस मुझसे ये सवाल ना करे कि मैं कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ, मैं कौन से स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं इस तरह सवाल में इतना घबराती थी कि शायद एक वजह ये भी थी कि मैं लोगों से कम मिलती थी कि लोग ये सवाल ना करें कि मैं कौन सी क्लास में हूँ। इस सवाल से बहुत ज़्यादा डर लगी थी। क्यों? क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा थी। तो अपने आप से मोहब्बत करनी चाहिए। जो आपके अंदर थोड़ी और खामी भी नहीं थी मेरी, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से समझे एक था कि मेरी हाइट लंबी थी, तो इसमें कोई खामी तो नहीं कहूँगी, मेरी खामी थी। लेकिन मैं डरती बहुत ज़्यादा थी कि मेरी हाइट बहुत ज़्यादा, लोग क्या कहेंगे कि मैं अभी तक इतनी छोटी क्लास में हूँ, हालांकि अपनी एज के हिसाब से बिल्कुल सही क्लास में थी मैं। तो कहने का मकसद ये है कि अपने आप से मोहब्बत करना सीखें, लोगों की बातों में ना आए कि लोग क्या कह रहे हैं, आपको क्या समझ रहे हैं। अपने आप से मोहब्बत करें, अपनी खूबियों से मोहब्बत करें, ताकि आप ज़्यादा इंजॉय कर सकें ज़िंदगी को। अब कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ बहुत दुबले होते हैं, कुछ की हाइट कम होती है। अगर लोग इन चीज़ों में परेशान होना शुरू कर देंगे तो सोचें भाई दुनिया में क्या होगा। कोई परफेक्ट नहीं है ना मैं परफेक्ट हूँ, ना परफेक्ट है, कोई परफेक्ट नहीं है। सबके अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जिसको कहते हो कि काश ये चीज़ हमारे अंदर ना होती। तो इन चीज़ों को भूल जाएँ और ज़िंदगी को इंजॉय करना शुरू कर दें। 15 पॉइंट भी मेरा इसी हवाले से कि ज़िंदगी को इंजॉय करें। आप यकीन करें, जिसमें अपनी हाइट के हवाले से बताया आपको, सिर्फ अपनी इस एक वजह से कि मैं डरती थी अपनी हाइट की वजह से, मैंने अपने बचपन को एंजॉय नहीं किया। क्योंकि क्लास 5 में मेरी हाइट इतनी थी कि मैं क्लास 9 या 10 की स्टूडेंट लगती होंगी। तो मैंने खेलना छोड़ दिया था। मोहल्ले के बच्चे आते थे कि आओ खेलो हमारे साथ, मैं कहती नहीं, मैं नहीं खेलने आ रही। मेरी बहनें मुझे कहती नहीं अब आप खेलें ना, हमारे साथ आए बैठे, हम सब खेलेंगे। मैं नहीं खेलती थी। मैं करती क्या थी, बस किताबें लेके बैठ गई। किताबें भी क्या, वो अफसाने, ये अफसाने पढ़ने का शौक़ शुरू हो गया था, बस ये करती थी मैं। तो बचपन मैंने बिल्कुल एंजॉय नहीं किया अपना। अब अगर मैं अपने बचपन की कोई बात याद करूँ तो मुझे ऐसी कोई बात याद आती नहीं है, बल्कि अपनी बहन जो है, मेरी बात वाली बहन बहुत शरारती थी, वो उसकी शरारतें मुझे याद आ रही होती हैं, अपनी कोई शरारत याद नहीं आती मुझे। तो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। ज़िंदगी का हर स्टेज हमारा जो इतना ज़बरदस्त शानदार होना चाहिए कि उसको जब हम याद करने बैठें तो दिल हमारा खुश हो जाए। अच्छा एक बात ये कि जो सबसे बड़ा डर शायद मुझे क्या, सोसाइटी की बहुत सारी लड़कियों को ये खौफ होता है और लड़कों को भी होता है कि लोग क्या कहेंगे। तो लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में हम अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे अच्छे लम्हात को ख़राब कर देते हैं, बिल्कुल एंजॉय नहीं करते। जैसे मैंने अपने पिछले कई पॉइंट में बता चुकी हूँ, जो इत्तेफाक सीरीज़ बाई सीरीज़ सोचे भी आई थी, वैसे सीरीज़ बाई सीरीज़ पॉइंट भी सामने आ गया आपके कि हाइट लंबी होने की वजह से एक खौफ था कि लोग क्या कहेंगे, कौन सी क्लास में पढ़ रही हो। नहीं खेलती थी बचपन में कि लोग क्या कहेंगे कि इतनी बड़ी बच्ची है वो खेल रही है। मैं इस बात को भूल चुकी थी, मेरी अपनी एज क्या, मुझे मालूम था मेरी उम्र क्या है, लेकिन लोग क्या कहेंगे इस डर से मैं खेलती नहीं थी। ज़्यादा बाहर जाती ही नहीं थी। पार्क में जाती थी अब्बू और मम्मा के साथ, तो एक जगह बैठ गई, झूले पे जाती नहीं थी, जब झूले झूलने का बहुत शौक़ था मुझे। तो ये जो है ना डर के लोग क्या कहेंगे, ये आपको ज़िंदगी एंजॉय नहीं करने देते हैं। शादी के बाद भी जब शादियाँ भी हुई तो जैसे बड़े समझाते हैं, हाँ जैसे किसी ने कहा कि बेटा नहीं करो, देखो लोग क्या कहेंगे कि बच्ची रो रही है इस तरह से, तो मैं फ़ोन कहती हूँ अकेले में, हाथ के सामने नहीं, कि इसको इस तरह नहीं कहा करें कि लोग क्या कहेंगे, वरना इसके दिल में लोगों का खौफ बैठ जाएगा। हमेशा मैंने हादिया को, हरमीन अली को ये समझाया, बेटा ये काम अच्छा नहीं है, नहीं करो। लेकिन कभी ये नहीं कहा कि ये काम इसलिए नहीं करो कि लोग क्या कहेंगे। अगर एक दफ़ा दिल में डर बैठ जाए लोग क्या कहेंगे, तो बहुत मुश्किल से डर निकलता है। 17वां पॉइंट कि मैं चैलेंज से बहुत घबराती थी कि कोई चैलेंज ज़िंदगी में आ जाए तो पता नहीं बस क्या हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत अच्छा लिखती थी, तो मैं तहरीरी मुकाबले में पार्टिसिपेट कर सकती थी, लेकिन नहीं करती थी। शायद एक ये डर था कि मैं चैलेंज कबूल ही नहीं कर पाती थी कि कहीं हार ना जाऊँ, हारने का डर। चैलेंज हम क्यों नहीं कबूल करते, इसलिए नहीं करते ना कि कहीं पीछे ना रह जाएँ, हम हार ना जाएँ। मेरी हाइट लंबी थी, दुबली पतली थी, मैं स्पोर्ट्स में बहुत आगे जा सकती थी, लेकिन मैं स्पोर्ट्स में भी आगे नहीं गई, क्योंकि अपनी हाइट को मैंने अपनी कमज़ोरी समझा, उसको मैंने अपनी खूबी नहीं समझा। अगर अपनी मैंने खूबी समझा होता तो मैं काफ़ी आगे होती, मैं अपने स्पोर्ट्स में ज़्यादा होती,
और हर जगह यानी कि जहाँ पे लंबी हाइट्स वाली लड़कियों की ज़रूरत थी वहाँ पे भी मैं आगे होती, बहुत सारे प्रोग्राम्स में आगे होती मैं, लेकिन मैंने अपनी इस खूबी को खामी समझा तो मैं काफ़ी पीछे रही स्कूल में, बहुत सारी चीज़ों में पीछे हो जाती थी मैं। तो हमें कभी भी चैलेंज से घबराना नहीं चाहिए, हमें चैलेंज को कबूल करना चाहिए, बल्कि हमें ख़ुद आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। 18th पॉइंट कि कंपेयर नहीं करना चाहिए। जैसे बताया मेरी हाइट लंबी थी या दूसरी और भी चीज़ें थी, तो मैं कंपेयर करती थी अपने आप को दूसरों से। तो कंपेयर करने से ऐसी बात है, इंसान खुद जो है उसका कॉन्फिडेंस भी लूज़ होता है और परेशान भी होता है। फिर जब मेरी शादी हुई तो शादी के बाद ये हुआ कि ज़ुबैर का रंग वंग अच्छा था मुझसे रंग भी साफ़ था, बड़े अच्छे खूबसूरत इंसान थे और एजुकेशन भी मुझसे ज़्यादा थी। तो अच्छा, शादी से पहले इस बात का एहसास इसलिए ज़्यादा नहीं होता था क्योंकि मेरे ददियाल वाले जो थे वो मुझे बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। किसी भी तकरीब में जाऊँ, कहीं भी जाऊँ तो कहते थे अरे इतनी खूबसूरत लग रही हो, इतनी प्यारी लग रही हो। तो ऐसा लगता था सबसे अच्छे और खूबसूरत हम ही हैं इस दुनिया में, हमारे अलावा कोई अच्छा है ही नहीं शायद। ये पता आपको, ये जब टीनेज वाली लाइफ होती है जो 13 साल से लेकर 18-19 साल की, तो अगर कोई तारीफ़ कर दे आपकी तो आपको लगता है सबसे अच्छे हम ही, हमसे अच्छा कोई है ही नहीं। तो ददियाल वाले मेरी तारीफ़ इतनी करते थे, मैं कहती थी वाकई में मैं बड़ी अच्छी, बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत हूँ मैं। शादी के बाद कुछ लोग ऐसे ही मिले जिन्होंने बहुत कंपेयर किया मुझे और ज़ुबैर को, तो खुद कहते थे वो लोग कि ये बहुत, यानी आपका तो रंग भी कम है, रंग भी अच्छा है उनका, तो एजुकेशन भी ज़्यादा है, ज़्यादा अच्छे लगते हैं आपके साथ वो। तो अब मैं थोड़ी सी बोल रही थी कि अच्छा ज़ुबैर अच्छे लगते हैं मुझसे, तो मैं कंपेयर करना शुरू हो गई थी। तो खुद भी परेशान रहती थी, कभी कोई क्रीम यूज़ करी, कभी कुछ यूज़ करी, हालांकि कभी ज़िंदगी में कोई क्रीम यूज़ नहीं की थी। शादी के बाद सब कुछ ट्राई कर लिया कि ये भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, ये भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। फिर बाद में इस बात को समझा कि मैं क्यों कंपेयर कर रही हूँ अपने आप को ज़ुबैर से, मैं जैसी हूँ ऐसी ही अच्छी हूँ। जब इस बात को समझ लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और इस चीज़ से बाहर आ गई कि शायद मैं ज़ुबैर से कम हूँ। और इसमें ज़ुबैर ने मेरा बहुत साथ दिया कि उन्होंने मुझे इस बात का एहसास दिलाया, भाई तुम जैसी हो तुम बहुत अच्छी हो, बल्कि मुझसे भी अच्छी हो तुम। और बल्कि उनको कभी गुस्सा भी आता था जब मैं तैयार होती थी ना, तैयार होने का किसी प्रोग्राम में गई और किसी ने कोई बात मुझे कह दी तो मैं इनसे पूछती थी क्या मैं अच्छी नहीं लग रही, नहीं अच्छी लग रही हूँ। फिर थोड़ा होंगी ज़ुबैर सही लग रही हूँ मैं, जी क्या हो गया, सही लग रही हूँ, क्यों बार पूछ रही हो। तो इस चीज़ से मैंने ज़ुबैर को बड़ा इरिटेट किया है कि मेरी इन बातों ने ज़ुबैर को बड़ा इरिटेट किया है कि मैं बार-बार इनसे पूछती मैं कैसी लग रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाद में चीज़ों समझ लिया मैंने, वो शायद बचपना था, शुक्र गुज़र गया, अच्छा गुज़र गया। तो लेकिन ये कि चीज़ें समझ लिया मैंने, तो अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं कहीं भी जाती हूँ पूरे कॉन्फिडेंस से जाती हूँ। मैं जैसे हैं अल्लाह ने बनाया बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, इसमें कोई एहसास कमतरी की या परेशान होने की बात ही नहीं है। 19वां पॉइंट जो सबसे आखिरी है, जो मेरी शायद कल की आखिरी सोच थी, उसके बाद मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप खोल के बैठ गई थी अपनी फ्रेंड्स का, कि मैंने अपनी टीचर से और अपनी फ्रेंड से वह ताल्लुक़ रखा नहीं बाद में स्कूल छोड़ने के बाद जैसा रखना चाहिए था। मेरी टीचर्स ने बहुत मेरा साथ दिया, बहुत सारी ऐसी थी जिनके हौसला अफजाई की वजह से मेरे 10th क्लास में 9th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स आए, लेकिन बाद में मैं उनसे उसका रब्ता नहीं रख सकी। मेरी जो दोस्तें थीं उनसे मैं रब्ता नहीं रखा, मुज़ना मेरी बहुत सी दोस्त थी उससे मेरा रब्ता नहीं रहा, यानी मैं 2005 में मैट्रिक किया है, उसके बाद से मेरे अपने दोस्तों से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। पिछले साल इत्तेफाक से व्हाट्सएप ग्रुप जो था वो मैंने एक ज्वाइन किया, मेरे एक दोस्त ने पूछा, उसने मुझे फेसबुक पर देखा, फेसबुक के ज़रिए उससे बातचीत हुई, उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास तुम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो, फिर मैंने अपना नंबर दिया। इस तरह बाकी तमाम दोस्तों से मेरा दोबारा से रब्ता शुरू हुआ, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, बड़ी हैरत हुई कि 15 साल के बाद मैं अपने दोस्तों से दोबारा मिली हूँ। आप यकीन करें जब स्कूल के दोस्त साथ बैठते हैं, बातें होती हैं, इंसान बिल्कुल वापस वही स्कूल में पहुँच जाता है, वही सारी बातें हो रही होती हैं, ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल बच्चे बन गए, वही इंजॉयमेंट, वही तफरियाँ, वही बातें। तो बस ये कोरोना की वजह से जो हमारा कोविड चल रहा है उसकी वजह से मुलाकात नहीं हो सकी अब तक, जिसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है कि मुलाकात भी हो जाए, लेकिन व्हाट्सएप पर बातचीत होती रहती है, बहुत अच्छा लगता है। तो जो आपके स्कूल के दोस्त हैं, आपके जो फ्रेंड्स, आपके जो टीचर्स हैं, उनसे राब्ते में रहें, ये तो आपकी ज़िंदगी का असासा हैं, ये तो बचपन की यादें हैं जिन्हें खोना नहीं चाहिए। उम्मीद है आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी, जो मेरी ज़िंदगी की 19 चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर की। अब मेरी गलतियाँ क्या हैं, इनको आप जो भी कह सकते हैं, इनसे आपको भी सीखने का मौका मिला होगा और अपनी बेटियों को, अपने बेटों को भी आप ज़रूर बताएंगे इन चीज़ों को जो है समझना है, और ये जो मैंने बताई चीज़ें, मैंने गलतियाँ की हैं, ये नहीं करनी है, तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी को और ज़्यादा एंजॉय करेंगे। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।